स्वागत। बढ़ते आगे, भागलपुर में स्वर्ण आभूषण दुकान से 3 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी चोरी की गई है। आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश हथियार से लैस अपराधियों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। खरीक थाना से 200 मीटर दूर पर खरीक बाजार में सचिन ज्वेलर्स एंड सन्स की डायमंड, गोल्ड और सिल्वर के थोक और खुदरा ज्वेलरी की दुकान में नकाबपोश हथियारबंद आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान के पीछे का ग्रिल और शटर तोड़कर दुकान से तकरीबन 3 करोड़ से अधिक राशि की ज्वेलरी की चोरी की है। सभी अपराधी आभूषणों को लेकर छत के ऊपर गए, आभूषणों का डिब्बा छत के ऊपर फेंक सारा आभूषण लेकर छत की दीवार फांदकर फरार हो गए। चोरी की एक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। एकदम नकाबपोश और बंदूक लेकर के आए थे और बगल में शादी ब्याह का माहौल है, पता नहीं चला। शटर कटा, फिर गेट कटा, फिर तिजोरी खुला, जो सामान था सारा उठा करके ले गए। एक भी सामान नहीं बचा है, एक भी सामान नहीं बचा है। और खुदा न खास्ते अगर कोई दुकान में रहता वो उसको मार ही दिया जाता। किस तरह से दुकान में प्रवेश किए हैं? दुकान में प्रवेश 3 नंबर गेट से किए। और आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, बड़ी लूट हुई है, अब तक कार्रवाई क्या पुलिस की तरफ से? जी, पुलिस ने टीम गठित की है और टीम गठित कर जो है सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है उसको देखा जा रहा है और कई सोर्स से जो है पुलिस अब पता करने में लग गई है कि आखिर यह कौन गैंग है और कहां से ये लोग ताल्लुकात रखते हैं। और इस तरह की घटना जो घटी है उसके बाद जो है कहीं जो व्यापारी हैं उनमें खौफ है और उन लोग सीधे तौर पर पुलिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर जो है दबाव बना रहे हैं। और उनका कहना है व्यवसायियों का कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो इसको लेकर वो लोग आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस जो है टीम बनाकर लगातार जो है जांच में जुट गई है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था घटनास्थल पर और सभी बिंदुओं पर जो है जांच की जा रही है। और लगातार जो है पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। जो पहले से इस तरह की घटना में लोग शामिल रहते हैं, अपराधी शामिल रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और अब खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की से दरिंदगी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लड़की का शव नग्न हालत में अपार्टमेंट में मिला है। घटना के समय अपार्टमेंट में 4 लोग शराब के नशे में मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने एक महिला और एक पुरुष को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने फुलवारी शरीफ एम्स रोड पर आगजनी की और सड़क जाम किया। इसकी 3 तस्वीरें भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण बना हुआ है। लोगों का ये कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो सड़क से नहीं हटेंगे। और घटना के बाद की ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां आगजनी कर लोग अपना विरोध जता रहे हैं क्योंकि अपार्टमेंट में लड़की का शव मिला है। फिलहाल पुलिस 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। लोगों का हंगामा देखा जा रहा है और लोग ये कह भी रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो आगजनी करते रहेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 5 घंटा से उसको मार दिया गया है, रेप कर दिया गया है। न अभी तक फुलवारी थाना आया है, न डीएम आया है, न विधायक गोपाल रविदास आया, न सांसद आया। अभी तक बड़े और जितने भी ओहदे पे कोई नहीं आया है। यदि किसी अमीर व्यक्ति को होता तो वो दुनिया के प्रशासन होता। गरीब है, नाबालिग है, रेप के साथ उसका मर्डर भी समझे। ये छोटा मोटा कोई कांड नहीं है भैया, सबसे बड़ा ये कांड है। अभी तक यहाँ पे ना कोई प्रशासन पहुँचा है, ना अभी तक कोई डीआईजी डीएसपी। इतना देर में सबको पहुंचना, हाजिर होना चाहिए। ये हमारे सांसद तक भी नहीं पहुंचा इतना देर। बहुत बड़ा कांड, छोटा मोटा कांड नहीं है। और हमारा यही मांग है कि आए सब यहाँ तक। सरकार जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई यहाँ उपाय, कोई जाम टूटने वाला नहीं है। यहाँ कोई सरकार जब तक सरकार नहीं आएगा, हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से जाम टूटने वाले नहीं। शाम में लगभग 6 बजे के अराउंड एक सूचना मिला कि नौसा में एक लड़की का डेड बॉडी घर में पड़ा हुआ है, जिसका उम्र लगभग 15-16 साल है।
पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से बॉडी को निकालना चाहा। इन लोग का आरोप है कि जिसके घर में वो बच्ची काम कर रही थी वो उन्हीं के द्वारा उसकी हत्या की गई है। इसी रोष में ये लोग रोड जाम किए हैं। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। जिनके घर से बरामद हुई वो लोग उन लोग को अभी डिटेन किया गया है। अभी तक के प्राथमिक सूचना के मुताबिक जो मृतक है वो नाबालिग लड़की है जो दाई का काम करती है। उसका जो डेड बॉडी है वो जिस घर पे दाई का काम करती है उस घर से उसका लाश बरामद हुआ है। इसी को लेके गांव वालों थोड़ा सा आक्रोशित होकर अभी रोड जाम किया हुआ है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, ये बहुत ही डराने वाली घटना है। सोचिए, राजधानी पटना में शराबबंदी है और इसके बावजूद शराब पी करके दो लोग रेप करते हैं और लड़की की हत्या कर देते हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस फिलहाल जो है 2 लोगों को डिटेन की है, जिसमें भाई बहन बताए जाते हैं। उसमें जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और पब्लिक ने उन दोनों की पिटाई भी की थी, इसलिए उनका इलाज भी जो है अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही अभी रोड जाम जो है देर रात समाप्त हो चुका है और लंबी कतारें लगी हुई थी, तो वो जाम हट चुका है और लोगों ने जिस तरह से मांग किया था कि न्याय मिलना चाहिए, तो उस अनुसार जो है दानापुर एएसपी भी यहाँ पहुंचे थे और उन लोगों को समझाया कि जब तक आप रोड जाम नहीं हटाएंगे तब तक हम आगे कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, उसमें बाधा होगी। उसके बाद लोगों ने जाम हटाया और फिलहाल जो है उस मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और साथ ही जो है जो उम्र है लड़की का उसके लिए भी विशेष तौर पे जो है निर्देशित कर पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया है। रात में डीएम से भी आदेश लिया गया था ताकि पोस्टमार्टम हो सके और रात में ही हो सके। तो वो आदेश के बाद पोस्टमार्टम में एक विशेष जांच की भी जो है व्यवस्था करवाई है और साथ ही जो लोगों ने जिस तरह से दुष्कर्म की बात कही उस बात की भी जो है उसमें जो है जांच विशेष तौर पे किया जाएगा डॉक्टरों की टीम के द्वारा। और फिलहाल जो है जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जो बाद में विधायक भी पहुंचे थे, विधायक भी लोगों को समझाया और जाम हटाया। तो अभी मामला शांत है, लेकिन आक्रोशित हैं लोग अभी भी, क्योंकि जिस तरह से लोग बता रहे थे कि घर में काम करती थी और वहां सुबह गई और शाम में उसका शव बरामद हुआ। जब जो है घर लौट कर नहीं आई तो उसकी मां खोजने गई, तब जाकर के वहां बाथरूम में मिला। ठीक है अमरजीत, ठीक है अमरजीत, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इस बीच लातेहार से बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। हथियार छोड़कर जंगल में नक्सली भाग खड़े हुए हैं। नक्सलियों के कुछ हथियार बरामद भी किए गए हैं। मनिका थाना के सिकिद बंदुआ गांव की घटना सामने आई है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। तो लातेहार से खबर, जहां नक्सलियों के कुछ हथियार भी मिले हैं, बरामद किए गए हैं। सिकिद बंदुआ गांव की घटना सामने आई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों ने फ्लाइट रद्द होने के बाद जमकर हंगामा किया। स्पाइस जेट का फ्लाइट नंबर SG 951 रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि फ्लाइट रद्द होने की वजह से मौसम खराब बताया जा रहा है और इस वजह से फ्लाइट को रद्द किया गया। उड़ान रद्द होने के बाद यात्री भड़क गए और स्पाइस जेट के कर्मियों से उलझ गए, जिसका वीडियो अब सामने आया है। यात्रियों को 11 बजे की दिन की फ्लाइट से सुबह जाना था, लेकिन यात्रियों को देर शाम तक आश्वासन के बाद भी मौसम का हवाला देकर उड़ान रद्द कर दिया गया। 10:45 की थी जो डिले होके 4:30 की हुई और बाद में वो कैंसिल हो गई। रीजन था वेदर नहीं है, इसलिए हम फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। बट उन्होंने कोई भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली स्पाइस जेट ने कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इतने सारे बेबस लोग थे। इट इज सो सैड कि स्पाइस जेट सिर्फ हाथ ऊपर कर देते। खबर पटना सिटी से है, जहां सुल्तानगंज पुलिस पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। आरोप है कि पूछताछ के लिए थाने में बुलाए गए 60 साल के बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस के वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है।
चल पीस हुए थाने से आते आते बाहर में हार्ट अटैक हो गया हुआ। मैंने भाई साहब को क्या नाम था उनका? भाई का नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद का नाम था, बड़ा भाई था और छोटा भाई का नाम है मोहम्मद। कौन केस में पता चला कौन केस था? केस पूछ रहे तो केस भी नहीं बता रहा है। अच्छा, कि कौन केस है कुछ नहीं बता रहा है, खाली कह रहा है कि नाम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा दुकान तुम्हारा है। हम कहा हाँ दुकान मेरा है, हम लोग 4 भाई हैं, चारों मालिक है दुकान का। खबर जमुई से है, जहां सदर अस्पताल कई महीनों से एम्बुलेंस के अभाव से जूझ रहा है। सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि एम्बुलेंस मुहैया करवाने वाली नई एजेंसी को बहाल किया गया है, जल्द ही परेशानी दूर की जाएगी। जमुई जिले का सदर अस्पताल अभी एम्बुलेंस के अभाव से जूझ रहा है। मतलब यहाँ पर आने वाले जो मरीज होते हैं या फिर तो निजी गाड़ी से आते हैं या फिर यहाँ से अगर रेफर होते हैं तो उन्हें आसानी से एम्बुलेंस नहीं मिलती है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये जो दो एम्बुलेंस खड़े देख रहे हैं वो चालू हालात में है। मतलब ये गाड़ी अभी बन कर आई है और आज ही आई है। बीते कई दिनों से सदर अस्पताल में मात्र एक एम्बुलेंस चालू अवस्था में थी। हम और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक और एम्बुलेंस है जो बीते कई महीनों से इसी तरह से खड़ी है यहाँ पर, और देखा जाए तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये एम्बुलेंस चलने के हालात में नहीं है। वहीं 2 एम्बुलेंस के बारे में जो जानकारी मिली है वो एम्बुलेंस भी खराब है और गैराज में पड़े हुए हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ जिस कारण वो बनकर नहीं आया। अब समस्या उठती है कि जो सदर अस्पताल में मरीज आते हैं उन्हें आसानी से एम्बुलेंस नहीं मिलती है। और खास कर अगर देखा जाए तो बीमार मरीज को अस्पताल लाने या फिर उन्हें घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था मुफ्त में सरकार ने कर रखी है, लेकिन जमुई सदर अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था संपूर्ण पूरी तरह से नहीं है। एक समय था कि यहाँ पर 8 एम्बुलेंस मिले थे सदर अस्पताल में, लेकिन मात्र अभी देखा जाए तो मात्र 3 एम्बुलेंस, वो भी रात में 1-2 एम्बुलेंस बनकर आए हैं, 3 एम्बुलेंस के भरोसे चल रहा है। जबकि सदर अस्पताल में मरीज आते हैं और खास करके जब प्रसूता जो महिला होती है उन्हें घर ले जाने की भी एम्बुलेंस से ही पहुँचाने का जो नियम है। और देखा जाए तो बीते 2 दिन पहले जब सिविल सर्जन की तबीयत बिगड़ी थी तो उन्हें भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिला था। जमुई सदर अस्पताल से जब पटना रेफर किया गया तो उन्हें भी सिकंदरा तक निजी एम्बुलेंस में भी जाना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि जमुई सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि मरीजों को सही लाभ और समुचित लाभ जो सरकार की योजना का लाभ है वो मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब रुक करेंगे झारखंड की सियासी खबर का। झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने जोरों शोरों से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, फिर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पर पार्टी नेता चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह लिखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आंदोलन करने की उन्होंने बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे से किनारा करने के मूड में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा है, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे लिए मुद्दा है, था और रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा वो मुद्दे मरे नहीं हैं, वो जीवित हैं। और इसीलिए चंपाई सोरेन जी ने, जो राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो आह्वान किया है सचमुच में आज उसकी जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सदन से सड़क तक आगे बढ़ती रहेगी। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आपको याद होगा अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। फिर नया गीत हम लोग शुरू करेंगे, नया गीत गाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल को जोर शोर से उठाया था। सड़क से सदन तक आंदोलन का दौर चला था। बीजेपी के हमले का जेएमएम ने उसी तलखी से जवाब दिया था। पर जब चुनावी नतीजे आए तो संथाल परगना की 18 में से सिर्फ 1 सीट ही बीजेपी के हिस्से में आई।
जेएमएम और कांग्रेस का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का बीजेपी का दावा हवा हवाई था। भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं सीख पा रही, इतनी करारी हार के बावजूद। जिस संथाल की वो बात कर रहे हैं, 18 सीटों में 17 सीट इंडिया गठबंधन को देने का काम किया वहां की जनता ने। अब क्या कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है। अब आप पूरी तरह से समाप्त होकर के ही मानिएगा झारखंड में। झारखंड ने एक सशक्त सरकार को हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनने का काम किया है। वो जनता के बीच में जनता के साथ काम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा घुसपैठियों का उठाया, उस पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। इस तरह के फजूल मुद्दों को उठा करके वो चाहेंगे कि जनता को गुमराह करके वोट ले ले, तो जनता सब जानती है, इसी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। जाहिर है संथाल परगना की जनता ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सिरे से नकार दिया, पर बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मंच और लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आएंगे, जिसे लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए, इस शपथ समारोह में जिनको न्योता मिला है उनमें प्रियंका गांधी है, लालू प्रसाद यादव है, तो कई बड़े चेहरे इंडिया अलायंस की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश होगी इस शपथ ग्रहण समारोह में। तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ खबर है कि दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। दिल्ली हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची है। बंगाल से ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी। तो इन नेताओं को निमंत्रण देने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए हेमंत सोरेन खुद दिल्ली में मौजूद है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत के बाद नई सरकार को गठन होने जा रहा है। नई सरकार की गठन होने जा रही है और नई कैबिनेट में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर के सहयोगी पार्टी गुणागणित में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी जाति धर्म के नाम पर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग कर रही है। क्या है कांग्रेस का नया दाव, ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड चुनाव में इंडी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही है। नई कैबिनेट में मजबूत दावेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जाति धर्म के पिच पर फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। कांग्रेस का प्रदेश प्रतिनिधित्व ईसाई समुदाय से किसी विधायक को मंत्री बनाने की मांग कर रहा है। कोई भी रहा या अन्य जगह, तो एक मंत्रालय तो उनको बनता है, क्योंकि जाति समीकरण सब जगह होता है। झारखंड में करीब 10% सीट पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का दबदबा है। इनमें सिमडेगा की 2, खूंटी की 2, गुमला की 3 सीट प्रमुख रूप से शामिल है। सिमडेगा और गुमला की 5 सीट पर ईसाई मतदाता निर्णायक है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिन सीटों पर ईसाई फैक्टर हावी है, वहां कांग्रेस और जेएमएम का दबदबा है। ईसाई समुदाय से जीत कर आए विधायक भी यही मानते हैं कि सदन में क्रिश्चियन विधायकों की संख्या 10% से ज्यादा है, लिहाजा मंत्रिमंडल में एक ईसाई चेहरा जरूर होना चाहिए। इस बार भी, पिछला बार भी 10 विधायक थे झारखंड में। इस बार 11 विधायक हैं झारखंड में ईसाई समुदाय से। समुदाय चाहती है कि कैबिनेट में हमारा भी नेतृत्व हो, हमारे बातों को रखने वाला हो। पिछली बार की जनगणना के अनुसार झारखंड में ईसाई की आबादी लगभग 4.5% है, यानी हिंदू और मुस्लिमों के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। झारखंड में सिमडेगा, गुमला, खूंटी ईसाई बहुल जिले हैं। बावजूद इसके पिछली बार हेमंत सरकार में एक भी मंत्री ईसाई समुदाय से नहीं था और इसीलिए इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि नई कैबिनेट में किसी ईसाई चेहरे को जगह मिलती है या नहीं। लोहरदगा से आकाश साहू और सिमडेगा से श्रीराम पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को
आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। वैभव आईपीएल इतिहास के भी सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं। वैभव के सिलेक्शन पर समस्तीपुर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की किस्मत चमक गई। ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के भी सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स में वैभव के सिलेक्शन पर समस्तीपुर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है और आईपीएल में उनका सिलेक्शन राजस्थान की टीम में हुआ है। और आपको बता दें, यही वो पटेल मैदान है और यही वो नेट जो लगा है, इसी जगह पे वो प्रैक्टिस किए और खेल का क्रिकेट का खकरहा जो सीखा इसी मैदान में सीखा। और यहाँ पे हमारे साथ उनके शुरुआती कोच ब्रजेश झा हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज आपका शिष्य एक मुकाम पर पहुंचा है। बहुत खुशी की बात है कि बच्चा का इतना कम उम्र में आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा और आईपीएल मौका के साथ साथ अच्छे प्लेयर के साथ रहेगा तो खेल को और डेवलप करेगा। आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध समस्तीपुर के ताजपुर से है। पिता संजीव सूर्यवंशी किसान हैं। वैभव ने 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और महज 12 साल की उम्र में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। वैभव अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ चुके हैं। उन्हें विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। गार्जियन है, इतना स्ट्रगल करके बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे। इतना छोटा बच्चा समस्तीपुर से 13-14 किलोमीटर दूर उनका घर है और 6 वर्ष के उम्र से दुकान छोड़ के साथ लेके प्रैक्टिस करवाना और इस मुकाम पर स्वाभाविक है, गार्जियन का तो सपोर्ट रहेगा ही। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा, जिसके बाद समस्तीपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18